काम चलाओ किसी तरीके से। अच्छा जी, ये बैठ जाओ। क्वाड्रल पढ़ा रहे थे, क्वाड्रल का मॉडिफिकेशन हो चुका था। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है हमको। भैया आवाज़ आ रही पीछे तक? चलो ठीक है। देखो, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, डिवाइडल पढ़ रहे थे। डिवाइडल में मॉडिफिकेशन पढ़ लिया था। दो तरह का मॉडिफिकेशन था, कौन कौन सा था? एक ब्रश बॉर्डर था, दूसरा रिलेटेड था। ठीक, हम उसकी लोकेशन दिखाने वाले थे उसमें, नेफ्रॉन में, है ना? कहाँ कहाँ पर कीवर्डल होता है और कहाँ कहाँ पर स्क्वामस होता है। ठीक, सॉरी स्क्वामस नहीं, कोलिमनर होता है। ठीक, इस नेट नहीं आ रहा मेरा तो, आखिर डिस्टर्ब हो गया। एक्चुअल में पीडीएफ में कन्वर्ट करते करते मुझे लगा कि जो है हमारी साइड से गलती हो रही है कि मैं पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने पीपीटी को। हमने वैसे ही सेंड कर दिया, पता चला कि अभी नेट ही नहीं आ रहा। चलो पहले तो एक फिगर बनाते हैं। ठीक, अभी बनाना नहीं, अभी हम बना रहे हैं, फिर इसके बाद आप बना लेना, फिर समझ लेना। फिर नेफ्रॉन का फिगर बनाएंगे। भैया ये नेफ्रॉन का फिगर है। ठीक है, एक रफ डायग्राम हमने बना दिया है, पहले समझ लेते हैं। देखिए ये है अफरेंट आर्ट्रियोल, ब्लड को लेके आएगी। ये है मैकेनिज्म, नहीं पढ़ना, केवल आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या कहते हैं, कामस से कहाँ कहाँ पर
मुझे लगा पहली लाइन हमने गलत भी बोली थी, कहाँ कहाँ स्क्वामस से कहाँ कहाँ क्यूबॉइडल लगा हुआ। इसमें कोल्यूमनर कभी नहीं होगा, कहीं पर भी कोल्यूमनर की लाइनिंग नहीं होती। कोल्यूमनर की लाइनिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें होना है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अब कोल्यूमनर होता है टालाइन सिलेंडर सेल, अगर हम उसको लगाएंगे तो इसकी लाइनिंग हो जाएगी मोटी। ठीक, ये सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर उसको लगा देंगे तो। इसलिए यहाँ पर स्क्वामस होगा और क्यूबॉइडल होगा। ठीक, लोकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या है। ये है आपका बाउमैन कैप्सूल। ठीक, ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है जिसे पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। इसके बाद हेनली लूप स्टार्ट होगा। हेनली लूप में दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग होता है, एक असेंडिंग पार्ट होता है। फिर इसके बाद हाईली कॉइल्ड पोर्शन आता है जिसको हम लोग डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड। डिस्टल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इससे दूर की साइड में होता है, इसलिए डिस्टल बोलते हैं इसको। प्रॉक्सिमल का मतलब इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये पास में होता है, ठीक है। इसके बाद ये जा करके ढेर सारे डीसीटी जा करके एक ट्यूब में ओपन होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फिल्ट्रेशन का काम होता है बाउमैन कैप्सूल में होता है। यहाँ पर आप बाद में पढ़ेंगे कि यहाँ पोडोसाइट सेल्स होती है। जो पोडोसाइट सेल्स होती है एक्चुअल में वो स्क्वामस सिपिथिलियम की ही लाइनिंग होती है, ठीक। अच्छा, ये जो जो अंदर में नेटवर्क बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी है इसकी, ठीक है, इसमें भी जो लाइनिंग होती है स्क्वामस सिपिथिलियम ही होती है, ठीक ना। लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बाउमैन कैप्सूल में स्क्वामस की लाइनिंग है। यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर स्क्वामस की लाइनिंग होगी, ठीक। और देखिए हेली लूप में आप जो देख रहे हैं ये डिसेंडिंग पोर्शन है, ये असेंडिंग पोर्शन है, ठीक है। डिसेंडिंग में भी देखेंगे थिक पोर्शन होता है, थिन पोर्शन होता है। ऐसे असेंडिंग में भी थिक पोर्शन होता है और थिन पोर्शन होता है। जो थिन पोर्शन होता है हेनली लूप का, वहाँ भी स्क्वामस ही लगाया जाता है, ठीक है। दोनों जगहों पर स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस, ठीक। तीन जगह पर है स्क्वामस, एक तो बामन कैप्सूल की इनर लाइनिंग में है, और इसके बाद जो हेनली लूप है डिसेंडिंग और असेंडिंग जो थिन पोर्शन होता है वहाँ पर स्क्वामस होता है। बात क्लियर। इसके अलावा जहाँ भी लगा हुआ सब लगा हुआ क्यूबॉइडल। यहाँ पर पीसीटी में भी क्यूबॉइडल आप देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होता है यहाँ, क्योंकि मैक्सिमम रिजॉर्शन कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर यहीं पर रीअब्जॉर्ब करा लिया जाता है। तो कहने का मतलब सरफेस एरिया बढ़ाना है, यहाँ क्यूबॉइडल ब्रश वाटर एपीथेलियम लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यूबॉइडल होगा लेकिन ब्रश वाटर वाला होगा। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, क्यूबॉइडल ब्रश वाटर, ठीक। अच्छा, हेनली लूप में जो थिन वाला पोर्शन होता है, यहाँ सिंपल क्यूबॉइडल होता है दो जगहों पर। सिंपल क्यूबॉइडल होता है, ठीक है। और इसके बाद डीसीटी की बात करते हैं तो यहाँ भी सिंपल की मॉडल ही होता है। कलेक्टिंग डक्ट में मैंने बताया था आपको कौन सा होगा, सिलेटेड की मॉडल होता है। यहाँ पर जो है फिल्ट्रेट की डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम लगाते हैं सिलेटेड की मॉडल। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, दिमाग में ये रख लेना। एक तो बामन कैप्सूल की इनर इनर लाइनिंग जो है कॉमर्स लगा हुआ है। हेली लूप का जो थिन पोर्शन होता है वहाँ इस कॉमर्स लगा हुआ है। बाकी सब जगहों पर लगा हुआ है कीवर्डल, सब जगहों पर कीवर्डल लगा हुआ। इसमें भी ईसीटी में कीवर्डल ब्रश बॉर्डर लगा हुआ है, या कह सकते ब्रश बॉर्डर कीवर्डल लगा हुआ है। कलेक्टिंग डक्ट में सिलेटेड कीवर्डल लगा हुआ, बाकी सब जगहों पर है सिंपल। तीन जगह सिंपल की बात कर रहे हैं, देखो एक थिक पोर्शन यहाँ सेंडिंग हेली लूप, थिक पोर्शन आप सेंडिंग हेली लूप, और डीसीटी में तीन जगह पर सिंपल के बॉर्डर लगा हुआ। चाहे तो आप बना सकते, याद रहेगा आपको। सारे लोग से थे पे नहीं बन, यही अफरानी नहीं बन रहा होगा।
बना लीजिए वैसे रफ डायग्राम कौन सा किसी को दिखाना है, बस समझना है आपको। गॉल ब्लैडर में दिख जाएगा आपको। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है वहाँ पर। एक्चुअल में एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जब बाइल जूस जो होता है आता है लीवर से आएगा, कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोर भी होता है, कंसनट्रेट भी होता है, उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में आता है। तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? का मतलब उसमें से कुछ चीज़ें जो है रिएब्जॉर्ब करा ली जाएंगी, मतलब कि उसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको लगाया जाता है कि जिससे कि उसको कंसंट्रेट किया जा सके। बात समझ आई? याद कर लीजिएगा वैसे। मतलब इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अदरवाइज सेंसियरिटी में नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं होगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एक तो एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी से अभी इससे मॉडिफिकेशन में आएंगे, हम आपको बता देंगे। दूसरा नंबर डाल लीजिएगा इसमें। ग्लैंडुलर कोलुमनरी एपिथेलियम। ग्लैंडुलर का मतलब ये ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। ग्लैंड का काम होता है क्या? सिक्रीशन करना, ठीक है। अगर इनके बीच बीच में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हुई, गॉबलेट सेल क्या निकालती है? म्यूकस, ठीक है। अगर म्यूकस निकालने वाली गॉबलेट सेल्स बीच बीच में कोलुमनरी एपिथेलियम में प्रेजेंट है तो इसका नाम बदल के रख देते हैं ग्लैंडर कोलुमनरी एपिथेलियम, ठीक है। तो मान लीजिए ये अगर गॉबलेट सेल प्रेजेंट है किसी चीज़ के सिक्रीशन के लिए। गॉबलेट सेल अगर प्रेजेंट है म्यूकस सिक्रीशन के लिए, ठीक है, तो इससे हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर कोलुमनरी एपिथेलियम कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो आप स्टमक में इसे देख सकते हैं, लाइनिंग ऑफ स्टमक। इंटेस्टाइन में भी मिलेगा, लेकिन इंटेस्टाइन वाला मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा। लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक में म्यूकस क्या कर रहा है? नहीं, म्यूकस क्या करेगा स्टमक में? हाँ, वाल को से बचाएगा HCl से। बोलिए हाईली एसिडिक होता है, पीएच कितना होता है? 1.8 होता है ना। हाईली एसिडिक है, वो पार कर सकता है स्टमक की वाल को, ठीक है। इसलिए म्यूकस की लाइनिंग कर दी जाती है, तो उसके टच में आने नहीं पाता। 30 में लिखा, डाइजेशन तो पढ़ना नहीं है, डाइजेशन लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। उसमें बताया गया इस कोरिएशन से बचाता है, तो जलने से बचाता है, तो डैमेज होने से बचाता है म्यूकस की लाइनिंग। जब ये तीन ही सेल में सब में बना रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि तीन सेल होती है और भी सेल होती है, मैं तो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। हो गया?
की बात देखिए, हम लोग बात करेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि माइक्रोबिलाई भी हो फ्री सरफेस पे, गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट हो। ठीक है, दोनों अगर हो गया एक साथ में, तो दोनों का नाम रखना पड़ेगा आपको। लैंडलर भी रखना पड़ेगा, ब्रश वाटर भी रखना पड़ेगा। मतलब कि वो सरफेस एरिया भी बढ़ा रहा होगा, म्यूकस का सिक्रीशन भी कर रहा होगा। ऐसी कंडीशन आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाएंगी। डाइजेशन वाला अगर चैप्टर आपने पढ़ा हो कभी, में बताया गया है कि जो इसकी लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग फोल्ड होकर के क्या बनाती है, बिलाई बनाती है। बिलाई के फ्री सरफेस पे फिर क्या पाया जाता है, ह्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग माइक्रो बिलाई कहते हैं। बिलाई माइक्रो बिलाई दोनों सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं, है ना। हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। 3 नंबर डालिएगा। हैंडलर ब्रश वार्डर। में क्या होगा, इसमें मैंने कहा था कि दोनों चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। मान लीजिए गॉबलेट सेल भी परसेंट है, म्यूकस सिक्रीशन चल रहा है, माइक्रोबिलाई भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। माइक्रोबिलाई भी है और जो है गॉबलेट सेल भी है, म्यूकस सिक्रीशन के लिए। गॉबलेट सेल्स एंड माइक्रोबिलाई आर परसेंट फ्री एंड। कि फ्री एंड पे माइक्रोबिलाई भी दिख जाए, गॉबलेट सेल भी दिख जाए, तो हम लोग बोलेंगे ग्लैंडुलर ब्रश वार्डर। एग्जाम्पल में आप इंटेस्टाइन लिख सकते हैं। इंटेस्टाइन की लाइनिंग, अच्छा स्टार्टिंग में बोला था सिंपल क्यों ना, बोला था कि जो है कोलिमिनरी एपिथेलियम, उसमें एनसीईआरटी ने सीधे लिख दिया है वाल ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक में कौन सा है, स्टमक में कौन सा है, ग्लैंडुलर है, ठीक है। इंटेस्टाइन में कौन सा है, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर है, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी ने इस बात को ऐसे बोला है, उसने कहा कि जो है कि फ्री सरफेस पे माइक्रोबिलाई हो सकता है, ऐसा बोल करके छोड़ दिया है। ध्यान रखना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। तो चौथा पर हम लोग को जो पढ़ना है, सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉलमनर। अगर इनकी फ्री सरफेस पे सीलिया पाया गया, नाम रखेंगे हम लोग सिलिएटेड। सीलिया का काम क्या होता है, वो मूव कराएगा,
डस्ट पार्टिकल को, म्यूकस को, है ना। और भी कुछ हो सकता है, ओबा को भी स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव करा सकता है। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि देखिए, ऐसी लाइन बोला उन्होंने, कहा कि क्यूबॉइडल हो, कोलिमनर हो, इसके फ्री सरफेस पे अगर सीलिया होगा, नाम रखेंगे सिलिएटेड इपिथेलियम। फिर उन्होंने कहा कि ये कहाँ पाए जा सकते हैं, हालो ऑर्गन्स लिखा उन्होंने, हालो ऑर्गन से पाए जा सकते हैं, ठीक, लाइक ब्रांक्यूल एंड फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, ब्रांक्यूल फॉलोपियन मतलब दोनों बातें एक साथ करी उन्होंने। उन्होंने कहा कोलिमनर हो, क्यूबाइडल हो, उसके फ्री सरफेस पे सीलिया हो, तो उससे हम नाम देंगे सिलेटेड एपिथेलियम बोलेंगे। वो कह रहे हैं हमारे बॉडी के हालो ऑर्गन से मिल जाएंगे आपको देखने को, जैसे कि ब्रांक्यूल फॉलोपियन ट्यूब। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बात नहीं क्लियर करी कि ब्रांक्यूल फॉलोपियन ट्यूब में क्यूबॉइडल होगा, जब क्यूबॉइडल सिलेटेड होगा या कोलिमनर सिलेटेड होगा। ध्यान रखिएगा, ये यही है कोलिमनर सिलेटेड, मतलब सिलेटेड कोलिमनर होगा। ब्रांक्यूल फॉलोपियन ट्यूब जो लोग नहीं लिख रहे हैं, जो एनसीईआरटी में देख रहे हो, तो वहीं पर एरो लगा कर लिख लीजिएगा सिलेटेड कोलिमनर ब्रांक्यूल फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, पेन फ्री सरफेस एपिथेलिया, एपिथेलिया का फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये वेस्ट को, ओबा को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराएगा ये। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, ब्रांक्यूल इन फॉलोपियन ट्यूब। ब्रांक्यूल में क्या कर रहा है ये, ब्रांक्यूल का मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रोंकाई ब्रांक्यूल का नाम तो सुना ही हुआ, रिस्पिरेटरी ट्रैक का हमारे पार्ट है ये। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे आप ना, तो वहाँ उस बताया जाएगा ट्रैकिया है, फिर डिवाइड होता है, फिर थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है, सेकेंडरी बनता है, टर्सरी बनता है, फिर इनिशियल ब्रांक्यूल बनता है, फिर टर्मिनल ब्रांक्यूल बनता है ना। तो उन्हीं ब्रांक्यूल की बात कर रहा है, उसमें सिलेटेड इपिथेलियम, यही कॉलमनर सिलेटेड इपिथेलियम लगा दी जाती है इन केस डस्ट पार्टिकल। वैसे तो देखिए, म्यूकस की लाइनिंग होती है, वो कुछ डस्ट को रोकेगा, हेयर होता है वो कुछ डस्ट को रोकेगा। अगर इन केस फिर भी डस्ट जाता है या म्यूकस सिक्रीशन कहीं से हुआ, तो उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन बाहर की तरफ मूव कराने की कोशिश करता है, समझ रहे हैं। फॉलोपियन ट्यूब में फीमेल गैमेट्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव कराता है, किधर की तरफ मूव कराता है, सुना होगा देखा होगा, जो फिगर डायग्राम फिम्बरी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से ओबम को कलेक्ट किया जाता है, फंडिबुलम से होता हुआ जाता है, एम्पुला इस्थमस से होता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव कराने के लिए यही लगाया जाता है, क्योंकि जो फीमेल गैमीट होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल स्टैटिक होता है, मतलब मोटाइल नॉन मोटाइल में क्या है, नॉन मोटाइल है वो, चलेगा नहीं खुद से, लेकिन चलाया जाता है उसको। स्टेशनरी कि नॉन स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी ध्यान रखना, मतलब खुद नहीं चलेगा। मोटाइल नॉन मोटाइल में देखा जाए तो नॉन मोटाइल है, खुद नहीं चलेगा, लेकिन उसको चलाया जाएगा। इसका मतलब वो स्टेशनरी ही नहीं है, जबकि अस्थाई नहीं है, वो नॉन स्टेशनरी है, वो चल रहा है लेकिन चलाया जा रहा है। ठीक ना, बात समझ आई। तो ये इसको याद रखिएगा, चार्टी में चाहे तो मेंशन कर लीजिएगा, वहाँ पर याद रहेगा आपको कि वहाँ पर जो इन्होंने ये लिख रखा है, एग्जाम्पल ब्रांक्यूल फॉलोपियन ट्यूब में सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है, तो वो कोलिमनर वाली है। बात इतनी क्लियर हुई, ठीक है, लिख लिया भैया, चले आगे। 5वां नंबर डाल लीजिए कि एनसीईआरटी में ये बात लिखी नहीं है, सीरियस सिलेटेड। सीरियस सिलेटेड कोलिमनर एपिथेलियम। अगर इनकी फ्री सरफेस पे स्टीरियोसिलिया है, एक कोलिमनर है,
डालेन सिलेंडर होगा। अगर इनके फ्री सरफेस पे सीलिया दिख गया, सॉरी स्टीरियोसीलिया, ऐसे कुछ पोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इन्हीं का नाम रखा जाता है स्टीरियोसिलेटेड। कैन फ्री सरफेस है स्टीरियोसिलिया। अगर इनके फ्री सरफेस स्टीरियोसिलिया तो नाम रखेंगे स्टीरियोसिलेट कोलुमनर एपिथेलियम। ये स्टीरियोसिलिया जो होता है, मोटाइल नहीं होता है, नॉन मोटाइल होता है, जबकि सीलिया मोटाइल होता है। तब ये डलेगा डुलेगा नहीं। तो काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, ये भी जो लिखने चल रहे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, वो जगह मिल जाएगा एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। देखो जितना एनसीईआरटी में लिखा एटलीस्ट उतना आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं मुझे इसे याद रखना चाहिए, याद रखिए। इग्नोर करना है तो इग्नोर कर दीजिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है ना। जब आप पढ़ेंगे 12th वाली बुक, उसमें बताया गया है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू होकर के रीटी टेस्टिस, वास एफरेंस या एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, ठीक है। वो जो सारे ट्यूबुल्स आते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस की। ये एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस से पाया जाता है। स्टीरियोसिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है, ठीक है। सीमेन में दो चीज़ें होती है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस एलगेमिट्स होते हैं, मतलब स्पर्म होते हैं, ठीक है। दोनों को मिला के सीमेन बोला जाता है। तो सीमेन में अगर इनकेस फ्लूइड ज़्यादा, सेमाइनल प्लाज्मा ज़्यादा है, उसको इन्हीं के थ्रू जो है एब्सॉर्ब करा लिया जाता है, ठीक ना। के लिए होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है, और कोई पर्पज़ नहीं इनका। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्यूडोस्टेटिफाइड, स्यूडोस्टेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। कभी कभी होता है कोलुमनर एपिथेलियम अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, दिखती है बाई लेयर, होती है सिंगल लेयर, ठीक ना। उससे बोलते हैं स्यूडो स्टेटिफाइड। स्यूडो का मतलब फास्ट स्टेटिफिकेशन हुआ, झूठा स्टेटिफिकेशन हुआ, ठीक है। सिंगल रहेगी, सिंगल लेयर ही आपको दिखेगी, डबल लेयर, ठीक। लिया। स्टूडेंट इसमें बैठा है जिसके 585 नंबर हैं, ये है। कहाँ चला गया? तो आगे बैठा था क्या? अच्छा, एक ही दिन क्लास में बैठा था यहाँ। चलो कोई नहीं, किसी भी बैच में पढ़ें, हर बैच में टीचर पढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ जिसकी ट्यूनिंग मैच करती है उसी बैच में लोग भाग जाते हैं। वैकेंसी जहाँ मैच कर जाएगी वहीं जाएंगे। टीचर हमेशा अपनी साइड से सही पढ़ाता है, पूरी एफर्ट लगाता है कि चीज़ें मतलब अच्छे तरीके से दे आपको। लेकिन कभी कभी फिर भी होता है कि आप उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, या वो हो सकता है आपको समझा नहीं पा रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए आप फ्री हैं, आप बैच चेंज करा लीजिए, भी कर सकते हैं। टीचर भी चेंज करा सकते हैं, ये भी है। लेकिन जनरली टीचर चेंज कराने की कोशिश मत करिए। ये बैच जो आपका मतलब इस बैच में जहाँ मैं देख रहा हूँ, सारे टीचर अपनी जगह बहुत सही हैं। लास्ट ईयर में कोई नया टीचर नहीं लगा जो लास्ट ईयर पूरा का पूरा सेशन पढ़ाया है, ठीक है। आर के जी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग से,
SN राय सर पढ़ा रहे होंगे फिजिक्स, स्टार्टिंग से थे। पिंकी मैम बॉटनी पढ़ा रही हैं, वो भी स्टार्टिंग से। मैं तो सबसे स्टार्टिंग से था, जब ये नहीं था तब से आ गया था ना। मतलब हमारे आने के बाद ये खुला। उन लोग की हायरिंग पहले हो चुकी थी। विद्यापीठ खुलेगा, वहाँ आपको पढ़ाना है। या इसमें कोई पुराना टीचर नहीं, सारे मतलब नया टीचर नहीं, पुराने टीचर्स सब हैं। ठीक। और कोई ऐसा नहीं है कि एकदम नया हो जो पढ़ा रहा हो, पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी लोगों का पुराना है। ठीक है। तो अगर नहीं कोई चीज़ समझ आता है, जैसे डायरेक्ट मिल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, वो आपकी प्रॉब्लम को जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के आपको बता देगा क्या करना है। ठीक ना। बैच चेंज कराना सोल्यूशन नहीं होता। जरूरी थोड़े ना कि दूसरे बैच में जाओगे सारे बैलेंस मिलेंगे, कतई नहीं मिलेंगे। कुछ 19-20 तो रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं आपको कोऑपरेट करना पड़ता है। अगर आपका बेस ही कमज़ोर है तो आप कोचिंग में ऐसे गोल गोल घूमते रहिए। टीचर की अच्छा टीचर होगा वो भी नहीं समझ आएगा आपको, है ना। ऐसा हो रहा है। एक मॉर्निंग है 151 मेरे पास, इसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं। बता रहा हूँ, पूरे लखनऊ का एक बच्चा है तो पूरे लखनऊ का टॉपर है। तीनों सेंटर को मिला के जब टेस्ट होता है तो उसके नंबर टॉप 1 पे रहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे, हाँ इसी हमारे ही बैच, इस बैच में नहीं, 151 मॉर्निंग बैच हमारे बैच में अच्छा स्कोर कर रहा। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है, 1 घंटे 20 मिनट में पूरे पूरा चारों सब्जेक्ट करके रख देता है। उसकी सिली मिस्टेक है थोड़ी सी, इतना फास्ट स्पीड है उसकी, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। अगर मेरे पास टाइम ही टाइम बच जाते हैं, 2 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाता है, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि जो है ये इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए कि सुपर फास्ट के तो उड़ जाओ तुम। आराम से एक एक क्वेश्चन करो, जहाँ जहाँ फॉल्ट हो रही, गलतियाँ हो रही हैं वो, नहीं उसको लगता है कि उसको सारे क्वेश्चन आते हैं। जब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ना, सिंपल क्वेश्चन ही धोखा दे देते हैं। ठीक ना। बाद में पता चलता अच्छा ऐसा था ये, क्योंकि आप बहुत स्पीड में थे। ये मैं बता रहा हूँ ना, बैच चेंज कराइए ना टीचर चेंज कराइए। अगर आपको किसी टीचर से पर्सनली इशू है तो आज जा कर के बताइए कि सर आप ऐसा नहीं ऐसा पढ़ा दीजिए तो हमको थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक। थोड़ा हंस के पढ़ाइए, थोड़ा शायरी भी सुना दिया करिए बीच बीच में, तो शायद थोड़ा ये देख, नहीं मैं नहीं अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो यार, मन में मत दबाइए, उसी टीचर से शेयर करिए। आपकी हर प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। उसके पास क्षमता भी वो सॉल्व कर सकता है। मतलब इतना समझ लो कि जो भी टीचर यहाँ खड़ा होता है उसके अंदर इतनी क्षमता है कि आपको मेडिकल कॉलेज पहुँचा सकता है, वो भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुँचा सकता है। हम लोग ऐसे नहीं आते हैं कि जैसे रोड पे जा रहे हैं, गुरुजी बुला लो यार पढ़ा दो PW में, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का भी ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होता है, फ्री इंटरव्यू होता है। जो अच्छी फैकल्टी होती हैं वो हमारा इंटरव्यू लेती हैं, आधे घंटे 45 मिनट लगातार पूरे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर डेमो रिकॉर्ड होता है, फिर मतलब तीनों में अगर आप अच्छे निकले तो यहाँ रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं रखा जाएगा। ठीक है। आप इतना जो लाइन क्लियर करके आया तो कुछ तो होगा यार उसके अंदर। वो अलग बात है कि अपना एक्सप्रेशन बढ़िया से ना दे पा रहा हो, वो अलग केस है। वही बता रहा, मॉर्निंग बैच में बच्चों ने क्या किया, केमिस्ट्री के टीचर को एक चेंज कराया, दूसरा चेंज कराया, तीसरा आ गया। 3 3 टीचर को चेंज करे, अभी भी परेशान है। हमने कहा साल भर परेशान ही रहोगे, पढ़ोगे कब। तो ऐसे देखो, कुछ जैसे टीचर की साइड से मान लो आपको दिक्कत लग रही है तो कुछ तो खुद कोऑपरेट करो, खुद पढ़ो ना। ये सारे लोग डाउट काउंटर्स पे बैठे रहते हैं, टीचर्स को पकड़ के खुद क्लास लगवा लो। इतनी सारी फैसिलिटी है कि अगर कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं समझ में आता है, आप सीधे चाहिए, मैम बैठती हैं, प्रियंका मैम और प्रीति मैम है, से बात करिए, अपनी इंडिविजुअल क्लास लगवा लीजिए उस मतलब कि उस टॉपिक की। टीचर आपको सिंगल टीचर वही पढ़ाएगा बैठा करके। तो इतनी फैसिलिटी दे रहा, कम दे रहा है। चलो भैया, सीरियस रिलेटेड हो गया। और एक और लिख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, स्यूडो स्टेटिफाइड। जैसे आपसे पूछेगा कि जो है इपिथेलियल टिश्यू को जो है, सॉरी सिंपल इपिथेलियम टिश्यू को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, तो आपका आंसर होगा 3। कौन कौन सा, कॉमस से और क्यूबाइडल है और कोलुमिना है, 3 ही आप बताइएगा। मान लो इनकेस कभी टेस्ट में पूछेगा
कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की बेसिस पर सिंपल इपिथेलियम कैन बी डिवाइडेड इनटू या कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप से क्लासीफाई होगा, तो तीन ही बताना, चौथा नाम मत लीजिएगा, ये एनसीईआरटी ने बोला नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, ये उसी का मॉडिफिकेशन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ। मान लीजिए ये है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, तरीके से अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन बस ये समझ लेना ऐसे कुछ होगा। चलो इतने से काम चला लेते हैं। एक से लिए होगी, एक से लिए होगी, एक से लिए होगी, एक से लिए, एक से लिए, ठीक है। कहीं कहीं आपको लगेगा कि डबल लेयर है, लेकिन डबल लेयर नहीं होगी, वो सिंगल लेयर ही है। अगर ऐसा दिख गया तो इससे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफिकेशन हुआ लेकिन फास्ट स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, ठीक है। पहली चीज तो ध्यान ये रखना है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, कोलिमनर का। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिमनर एपिथेलियम, ऑलवेज सिंगल लेयर होगी। ऑलवेज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। बाई लेयर ऑफ सेल्स आपको दिखाई देंगी। तो एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ट्रैकिया में हमारे हो सकता है ये ट्रैकिया एंड लॉन्ग ब्रोंकाई, ठीक है। इसी जगह पे आपको कोलमनर दिख जाएगा, वो भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड फॉर्म। ये तो इसका पूरा का चला अभी तक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्लैंड्स की, ठीक है। ग्लैंड्स की बात करेंगे, उन्होंने ये बताया है कि जैसे क्यूबॉइडल हो चाहे कोलिमनर हो, क्यूबॉइडल हो चाहे कोलिमनर हो, अगर वो किसी चीज़ के सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज हो गया, तब उस इपिथेलियम का नाम देते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा कि क्यूबॉइडल हो, कोलिमनर हो, अगर वो मॉडिफाइड हो गई, स्पेशलाइज हो गई किसी चीज़ के सिक्रीशन के लिए, ठीक है, मतलब उनकी सेल किसी चीज़ का सिक्रीशन स्टार्ट कर देती हैं, तो समझ जाइए कि उसे हम नाम देंगे ग्लैंडुलर इपिथेलियम, मतलब वो ग्लैंड की तरह काम करने लगे। ग्लैंड का मतलब ही होता है सिक्रीशन करना, ठीक। फिर इसके बाद उन्होंने ये बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब कि एक ग्लैंड में कितनी सेल इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ सेल की बेसिस पर इन्होंने कहा ग्लैंड दो तरह की होती हैं, एक होती है यूनिसेलर, दूसरी बताया इन्होंने मल्टी सेलर। अगर एक ही सेल अकेले सिक्रीशन कर रही है तो उसे हम नाम देते हैं यूनिसेलर। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वो यूनिसेलर है, मतलब आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है, अकेली सेल होती है जो कि सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज है, सिक्रीशन कर रही है, ठीक। तो इसे बोलते हैं यूनिसेलर, और यूनिसेलर का एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक और पेनस सेल भी है, ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है, लेकिन जो है एनसीईआरटी में कहीं चर्चा नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। बाकी हमारे बॉडी की जितनी भी ग्लैंड हैं,
सब मोस्टली क्या है, मल्टी सेलर ही है। किसी का भी नाम लेंगे सब मल्टी सेलर ही होती है। ठीक है, मल्टी सेलर में जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, देखो मल्टी सेलर का मतलब ये होता है मेनी सेल से बनी हुई, कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स या क्लस्टर ऑफ सेल्स से बनी होती हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल उन्होंने दिया सलेबरी ग्लैंड, थ्री पेयर्स ऑफ सलेबरी ग्लैंड होती है हमारे बक्कल कैविटी ओरल कैविटी में ना, सुना होगा कभी न कभी पढ़ा होगा। ठीक, क्या करती हैं, सलाइवा निकालती हैं। क्या अंदर की साइड में बाहर की इनसाइड है या आउटसाइड है? एकदम सही आंसर दिया है, आउटसाइड इन द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आउटसाइड है, जब आप ये देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ आउटसाइड इन द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में बाहर की साइड में होता है फिलहाल, तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलर। जैसे हमारा पेंक्रियास क्या है, मल्टी सेलर है। ठीक है, लीवर क्या है, मल्टी सेलर है। हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड है सब मल्टी सेलर है, बस लेकिन उन्होंने दो एग्जांपल दिए, यूनिट सेलर को गॉबलेट सेल बोला है ना, और मल्टी सेलर में क्या बोला है, सलेवरी ग्लैंड का नाम दिया। ये तो नंबर ऑफ सेल की बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। उसके बाद बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ दियर सिक्रीशन, किस तरीके से उनका सिक्रीशन के टारगेट तक जाएगा, इसकी बेसिस पर अगर ग्लैंड को क्लासीफाई करते हैं तो ये थ्री टाइप्स की होती हैं। थ्री नहीं, एनसीईआरटी ने कहा दो ही टाइप की, लेकिन एक टाइप हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी बेसिस पर दो तरह की हैं, एक है इग्जो और एक है इंडो। जो इग्जोक्राइन ग्लैंड होती हैं इनके पास डक्ट प्रेजेंट होती हैं, जो इनका सिक्रीशन होता है इनके टारगेट तक डक्ट के थ्रू जाएगा, ट्यूब के थ्रू जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए आपका लीवर है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की है ना, तो ये जो है अपने सिक्रीशन को डक्ट के माध्यम से गैल ब्लैडर में भेजेगी, गैल ब्लैडर से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। ठीक, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात हो गई। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या क्या सिक्रीशन हो सकता है, क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन भी निकाल सकता है? नहीं निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन हार्मोन हो ही नहीं सकता, एनसीईआरटी ने 6 दिया है, 6 दिया हुआ। जैसे इन्होंने कहा कि सलाइवा की बात करते हैं, ठीक, ईयर बैग्स हो गया, ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गया, ठीक है, आयल का सिक्रीशन हो गया, मिल्क का सिक्रीशन हो गया। ठीक है, एक और है उसमें जो उन्होंने बोला है, जैसे डाइजेस्टिव जूस दिया, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम दिया है, मिल्क दिया है, आयल दिया है, ईयरबैग्स दिया हुआ है। चलो अभी लिखेंगे याद आ जाएगा, 6 उन्होंने दे रखा है, समझ रहे हैं? वो एटलीस्ट आपको 6 याद रखना चाहिए, और 6 के 6 किसके थ्रू जाएंगे, डक्ट या ट्यूब के माध्यम से अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ठीक, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनके पास डक्ट नहीं होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ठीक, इनके सेक्रेशन को ऑलवेज हम क्या नाम देंगे, हार्मोन्स बोलेंगे। सुना होगा हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर होते हैं, है कि नहीं? तो ये सिक्रीशन हार्मोन कहते हैं। ये जो इनका सिक्रीशन होगा हमेशा किसी फ्लूइड के माध्यम से जाएगा, टारगेट तक किसी फ्लूइड के माध्यम से जाएगा। अच्छा, इनका सिक्रीशन पहले निकलेगा कहाँ, जिस फ्लूइड को फेस कर रहे होंगे। एनसीईआरटी ने कहा बाथिंग द ग्लैंड, मतलब सिक्रीशन सिक्रेटेड इनटू बाथिंग द ग्लैंड, मतलब जिस फ्लूइड को फेस कर रहे हैं, जिस फ्लूइड में ये बात कर रहे हैं, बात करने में मतलब नहा रहे हैं, जिसके टच में है, उसी में इनका सिक्रीशन जाएगा। अच्छा, आप बताइएगा इनका सिक्रीशन पहले कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा? इनका जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, इनका सिक्रीशन सबसे पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड, समझ पा रहे हैं, तो टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस होता है सेल्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कह देते हैं। तो सबसे पहले इनका सिक्रीशन जाता है टिश्यू फ्लूइड में जाता है, फिर टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से ही जाता है हमारे ब्लड में, क्योंकि हमारे पास होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा ब्लड जो होता है डायरेक्ट किसी के टच में नहीं जाता है, याद करिए। तो इनका सिक्रीशन पहले उसमें जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, फिर टिश्यू फ्लूइड से हमारे ब्लड में जाएगा, फिर उसको ब्लड लेकर के जाएगा। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, हमारे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी करेगा, और क्या कहते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट करेगा तो ले जा करके फ्लूइड में डाल देगा, मतलब कि हमारे ब्लड में भेज देगा। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखनी है। ये ग्लैंड की बात हो गई। ठीक,
ये कुछ बातें। अच्छा हाँ, एक ग्लैंड और बच रही है जिसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। देखो और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं बात नहीं करूँगा, एनसीईआरटी में कोई चर्चा नहीं हुई तो आपसे नीट कभी पूछेगा नहीं। पढ़ाने को तो कहोगे तो हम पूरा पढ़ा डालेंगे, लेकिन वही है ना, कोई काम का नहीं होगा। कहोगे पढ़ा के तो इतना मोटी कॉपी बनवा दिया लेकिन आया कुछ नहीं उसमें, मैं वो काम नहीं करूँगा। ठीक है, पढ़ो वही जो टू द पॉइंट है, जो एनसीईआरटी में है उसी के इर्द गिर्द पढ़ लो, ठीक है, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड जिसमें दोनों पोर्शन होते हैं, जैसे कि एक्सोक्राइन पोर्शन भी है आपके पास, एक जीता जागता एग्जाम्पल है, आप बताइए। पैंक्रियास है, ठीक है, पैंक्रियास में एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है, इंडोक्राइन पोर्शन भी होता है। एक्सोक्राइन से क्या निकलेगा? पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। इंडोक्राइन से जो निकलेगा वो, हाँ, इंसुलिन ग्लूकागान सबने सुना होगा, है ना। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? हाँ, डायबिटीज मेलाइटस या इंसिपिडस मेलाइटस होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। अच्छा, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करता है ना। हाँ, हाइप हाइपरग्लाइसीमिक है, हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपोग्लाइसीमिक है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे पढ़ोगे वो सब। तो इसको मिक्स, अच्छा एक और है, जैसे गोनेट्स की बात करें, टेस्टिस एंड ओवरी, ये भी मिक्स में आ जाते हैं ना, मिक्स ग्लैंड। लेकिन एनसीईआरटी में खाली इन्होंने पेंक्रियास का नाम लिया है, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में, डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में, ठीक है। लिख लेंगे हम लोग वो भी एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। एक हेडिंग डाल लीजिए, ग्लैंड्स। हम लिखेंगे व्हेन cuboidal आर कोलिमिनर। इथिलियम गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन। अगर इस सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज हो गए, तब इसे नाम देंगे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाम देंगे इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। इन्होंने थॉमस की बात नहीं करी है, क्यूबाइडल की बात करी है, और कोलिमिनर की बात करी है। इसका मतलब जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, थॉमस से नहीं बनी है, या तो क्यूबाइडल होगी या तो कोलिमिनर होगी, ठीक है। या कभी कभी टेस्ट में ऐसे आ जाता, पूछा जाता है कि कौन सा एपिथेलियम होगा, या तब जो ग्लैंड बनाने में काम आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इपीथेलियल टिश्यू उसमें ज़्यादातर कॉमनली यही लिखा जाता है, इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू ही ग्लैंड बनाती है। अगर मान लो और स्पेशली आपसे पूछ रहा है, स्पेसिफिक करके पूछ रहा है, क्यूबाइडल कोलिमिनर ऐसे ऑप्शन दे रहा है, स्क्वामस भी दे रहा है, तो ध्यान रखना कि क्यूबाइडल भी हो सकता है, कोलिमिनर हो सकता है, लेकिन स्क्वामस ग्लैंड नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, टाइप्स ऑफ ग्लैंड में अगर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, इसकी बेसिस पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पे ये दो तरह की हैं, एक आपके पास यूनिट सेलर है, दूसरा मल्टी सेलर है। डायरेक्ट इसी में लिख दे रहा हूँ, यूनिट सेलर में कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड सिंगल सेल। ये सिंगल सेल से ही बने हुए हैं, ठीक।
भी गॉबलेट से लिख लेना। एलिमेंट्री कैनाल में जो गॉबलेट सेल है, अभी जो जिसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, वही है यूनिसेलर। नहीं लिखवाएंगे सही नहीं जाएगा, क्या फ़ायदा। नीट में नहीं पूछेगा, टेस्ट में भी चांस कम है, क्योंकि जो टेस्ट पेपर आ रहे हैं, अलग बात है गलती से। अब देखो एआईटीएस में हो सकता है, जो एआईटीएस का पेपर होता है ऑल इंडिया लेवल का, स्टार्टिंग में पूरा एनसीईआरटी फॉलो करवाई जाती है। लास्ट में जब वही आपके अप्रैल का टाइम चल रहा होगा, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। लगभग आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होती है उस समय आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो चुके, खत्म हो चुके होते हैं। कहते हैं एक काम करो, जो आउट ऑफ सिलेबस है उनको भी निपटा लो इसी में, उस समय डाले जाते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। जो सेंटर वाले टेस्ट होते हैं, सिटी वाले टेस्ट होंगे, हाईली स्टोन टेस्ट होंगे, वो एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, क्योंकि पेपर हम ही लोग फाइनलाइज कराते, 3-4 लोग हैं। जब सर्कुलेट होता है आपस में पेपर, सब लोग देखते हैं एक एक दो दो बार, जो भी एनसीईआरटी से बाहर जाता है उस क्वेश्चन को हटवा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग को पहले भी इंस्ट्रक्शन मिल चुका है वहाँ से सेंट्रल टीम से, आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं देना है। पेनल्टी तो लागू हुई है हम लोग, एनसीईआरटी से बाहर गया पेपर टफ बन गया, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया, पेनल्टी दो भैया, सैलरी में से कट जाएगा। हैं? हाँ वो बात अलग है कि जो है, सागर में से एक लोटा पानी निकालने में क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक बात ये भी है, जो क्वेश्चन को बताएगा कि गलत है, वो पैसा उसी को मिलेगा। हाँ तभी है। हो गया, नोट कर लिया भैया। चलो, ये 10 मिनट हमारे पास है, ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है वही बचेगा, सेल जंक्शन बचेगा इसमें। नोट हो गया ना? चलो, थैंक यू लग गया। दूसरा है आपका मल्टी सेलर, जल्दी से इनको हम निपटा देते हैं। पहला यूनिसेलर है, दूसरा है मल्टी सेलर। बस इसमें भी वैसे ही लिख लीजिए, सिंपल है एकदम। क्लस्टर ऑफ सेल्स, तब ढेर सारी सेल्स, मेनी सेल्स से बना, क्लस्टर नहीं लिखना चाहते मेनी लिख लेना, मेनी सेल्स से बना हुआ है। एग्जाम्पल वही सेलेब्री ग्लैंड लिख लेना, है तो बहुत सारे एग्जाम्पल, सेलेब्री ग्लैंड लिख लेना और कुछ। ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ दियर सिक्रीशन, अगर देखा जाए, द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ दियर सिक्रीशन, जब डक्ट की बेसिस पे हम लोग देखेंगे, की बेसिस पे देखा जाए तो दो ही तरह की हैं, लेकिन लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक होगी एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें डक्ट प्रेजेंट होंगी। इनका जो सिक्रीशन होगा, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है।
टेस्ट में तो क्यों पूछा ही जाता है। म्यूकस होगा, सलाइबा होगा, सब एनसीईआरटी का ही लिख रहा हूँ। सलाइबा है, ईयर वैक्स है, ऑयल है, मिल्क है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव लिख लीजिए ज़्यादा से। ये चीज़ें इन्होंने लिख रखी है, म्यूकस, सलाइबा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क और डाइजेस्टिव। देखो जिनको एनसीईआरटी पहले से समझ आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग को उसकी लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने लिख रखे है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा अलग अलग करके कि मतलब कौन कौन सी चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट, जब आप पढ़ोगे तो किस बात पे ज़्यादा ध्यान रखोगे, वो चीज़ मैं निकाल निकाल के बाहर कर रहा हूँ, वही चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक, बस है, सलाइबा है, ईयरबैग्स है, मिल्क है, डाइजेस्टिव जूस है। क्या, यहाँ देखो भैया, उनको मत देखो, हमको देखो ना, बोर्ड पे देखो, कुछ और मत देखो। नोट कर लिया। स्ट्रेंथ है इस क्लास की, पार्ट। क्या ना, चलिए सेकंड नंबर इसमें देखिएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड तो सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन नाम देते हैं, ऑलवेज सिक्रेटेड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। के पास डक्ट absent होती है, इनको बोला जाता है डक्टलेस। ठीक है, दो पॉइंट ध्यान रखना है, इनके सिक्रीशन हार्मोन बोलते हैं, ऑलवेज सिक्रेटेड, मतलब इनका सिक्रीशन जो होगा ऑलवेज सिक्रेटेड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, यही लाइन यूज की जाती है टेस्ट में, है ना, मतलब जिस फ्लूइड को फेस कर रहे हैं उसी फ्लूइड में इनका सिक्रीशन जाएगा। ठीक, हाँ, तो फाइनली जाएगा वो ब्लड में ही जाएगा, फ्लूइड के माध्यम से जाएगा। जब हायर क्लास की बुक देखोगे तो उसमें क्लियरली ये बात बोली गई है, वो सबसे पहले टिश्यू फ्लूइड में जाता है, उसके बाद ब्लड में जाता है।
कि सारा एक्सचेंज जो चल रहा होता है ब्लड के बीच में और बॉडी की जो सेल्स हैं के बीच में, जो भी एक्सचेंज चलता है टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से, जैसे O2 है, न्यूट्रिएंट है, उस सब टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से ही सेल को मिलता है। तो जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ एक्सचेंज होना है तो वो टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से ही होना है। टिश्यू, आप आगे पढ़ेंगे लिम्फेटिक वेसल का पूरा नेटवर्क होता है जो इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करता है तो जब उस वेसल के अंदर में जाता है टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसी के नाम रख देते हैं, लिम्फ कह देते हैं। तो अगर मान लो इन केस यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन सबसे पहले कहाँ जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है, टिश्यू फ्लूइड में जाता है। फिर वही टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल के अंदर में होता है तो नाम रख देते हैं उसका, लिम्फ बोल देते हैं, ठीक है। लिम्फ जो होता है वही ले जाकर के मेजर बेंस में डाल देता है। बेंस में डाल देगा, बेंस उसको अगर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसमें है तो उसको रिस्पेक्टिव साइड पे ले जाएगा, वहाँ से एलिमिनेट करवा देगा। हार्मोन वगैरह है वो तो ब्लड में है, वो तो सर्कुलेट करा देगा पूरी बॉडी में, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट का मतलब ये होगा हार्मोन वहाँ काम करता है जहाँ उसका रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर सेल के ऊपर भी हो सकता है, सेल सरफेस पर भी हो सकता है, और सेल के अंदर में भी होता है। आगे पढ़ा होगा कभी ना कभी आपने, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, एक इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है, सेल के अंदर में होता है, ठीक है। तो हार्मोन वहाँ जाकर रिसेप्टर से बाइंड होगा, अपना जो भी काम है वो करेगा, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। इसके बाद जो है पास से एक मिक्स है कंपोजिट ग्लैंड, वही लिखा देते हैं, जाएगा आपका। तीसरा भी लिख लीजिएगा, जानते रहना, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि दो ही टाइप के हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ना बोला है, मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड। इंडो और एक्सो दोनों परसेंट होंगे। एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन बोथ पार्ट परसेंट, दोनों पार्ट अगर परसेंट है, एग्जाम्पल के बेसिस पे आप पैंक्रियाज से याद रख सकते हैं। ये जो है जो एक्सोक्राइन होगा, सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा। तो इसका एंडोक्राइन पार्ट होगा, हार्मोन। दूसरा एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं, गोनेट्स लिख सकते हैं। गोनेट्स में दो चीज़ें हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। ये भी एक्सो और एंडोक्राइन दोनों का काम कर देते हैं। तो इसके बाद आएगा आपका कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो कंपाउंड की अगर टाइप्स पढ़ाने में लग जाएंगे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप्स हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक। जितना एनसीईआरटी में दिया उतने आपको याद रखना, उससे आपका काम चल जाएगा। इनकेस कभी टेस्ट में आ ही जाता क्वेश्चन, ठीक है, तो छोड़ दीजिएगा सीधे सीधे। अगर आपको आता है तो कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपा हाँ। हाँ तो देखो, पहले तो मैंने ग्लैंड को क्लासीफाई किया किसकी बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल की बेसिस पे रखा, ठीक है, ठीक। दूसरा मैंने बताया आपको नंबर उसकी बेसिस ऑन दी बोरिंग ऑफ दियर सिक्रीशन, डक्ट के माध्यम से जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, आपका क्वेश्चन वाजिब है, मैं समझ गया आप क्या जानना चाह रहे हो। आपका मतलब है कि इसको हम एक्सो में रखें कि इंडो में रखें, है ना। आपको इसको एक्सो में ही रखना पड़ेगा क्योंकि उसका सिक्रीशन जो होगा म्यूकस होगा। म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है वो एक्सो से ही होता है। म्यूकस का सिक्रीशन एक, मैं समझ पा रहा हूँ जो आपका मतलब ये है कि उसके पास डक्ट नहीं है,
ठीक है, तो हम एक्सो में कैसे रखें? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूंगा, देखूंगा क्यों, लेकिन अभी के लिए यही मान लो वो कहाँ रखा जाएगा, एक्सो में ही रखा जाएगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो हार्मोन थोड़े ना निकाल रहा है। नहीं, इनका क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन इन्होंने कहा कि जैसे गॉबलेट सेल बताया, गॉबलेट सेल म्यूकस निकालता है, इन्होंने कहा कि इसको किस में रखें, एक्सो में रखें कि इंडो में रखें। ठीक नहीं क्वेश्चन? ठीक, म्यूकस का सेक्रेशन मैंने बोला ना एग्जॉस्ट से हो रहा है, लेकिन इनका कहना है कि डक्ट उसमें कहाँ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रिमाइंड करूंगा, फिर मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्यों, लेकिन आंसर यही होगा, मैं अभी बता रहा हूँ, वो इग्जो ही होगा, इग्जो में ही रखा जाएगा, उसको आप इंडो में नहीं रख सकते। इंडो में सिर्फ उनको रखा गया जिनका सेक्रीशन हार्मोन है। समझ पाए भैया? ये पूरा हो गया? कोई दिक्कत इतने में कोई किसी का आ रही है? पढ़िएगा एनसीईआरटी, कोई दिक्कत होगी नोट्स भी देखिएगा। ठीक, फिर हमसे मिलिएगा, है ना? हमारी क्लास शायद अब इस वीक नहीं है, हमारी क्लास कम लगाई, 2 ही क्लास दी गई इस वीक में, लेकिन अगले वीक से हम कोशिश करेंगे मिनिमम 3 नहीं तो 4 क्लास लगेगी। ठीक है, हाँ, अगर इतना स्लो चलेंगे तो हमारा कोर्स नहीं खत्म होगा।